हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र से संबंधित बात की थी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों थी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ क्या है, ये सभी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमने बताया था कि हम इस वीडियो में विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन जो 1 नंबर हमारा क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। तेल की एक बूंद है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है? 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और यह स्थिर विद्युत क्षेत्र में संतुलन अवस्था में है। संतुलन अवस्था में यदि तेल का घनत्व इतना है तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो जो वैल्यूज़ लिखी हुई है वो लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है हमारे पास, गिवन जो वैल्यू है, ई जो है विद्युत क्षेत्र 2.525 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। क्यू का मान कितना है? 12 ई, 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो 12 संख्या है और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। और ये बात ध्यान रखने वाली है, उसने बोला कि 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसका मतलब उसके ऊपर ऋणावेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। हमने यहाँ इसका परिमाण लिखा है, लेकिन क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा। घनत्व कितना है तेल का? रो की जो वैल्यू है वो है 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये आप लोगों के पास जो वैल्यू है गिवन है। अब हम इस डायग्राम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसकी स्टेटमेंट के अनुसार। एक बूंद है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बूंद है तेल की, ये तेल बूंद है, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज है वो कितना है? 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। और यह स्थिर विद्युत क्षेत्र, ये एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें संतुलित है। तो सबसे पहली बात, तो संतुलन कैसे होगा? बूंद का जो भार है W बराबर mg कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। अब अगर बूंद का भार W बराबर mg नीचे की ओर लगेगा तो बूंद नीचे गिरना चाहेगी, लेकिन बूंद तो संतुलन अवस्था में है। संतुलन अवस्था में तभी हो सकती है जब कोई एक बल W बराबर mg के विपरीत लगे ऊपर की ओर, जो इसके बराबर हो, तभी बूंद संतुलन अवस्था में रह सकती है। इसका मतलब एक बल ऊपर की ओर लगेगा, वो बल कौन सा होगा? वो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला विद्युतीय बल होगा। और विद्युतीय बल क्या होता है? F बराबर QE, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी ऊपर की ओर कैसे लगेगा? इसमें नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के 12 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव से रिपेल होना चाहिए, तभी तो बल ऊपर लगेगा। इसका मतलब यहाँ ऋणात्मक चार्ज होगा, यहाँ क्या होगा? ऋणात्मक चार्ज। तो ये कोई ऋणात्मक प्लेट है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव प्लेट है, धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश युक्त। क्योंकि नेगेटिव से रिपेल होगा तो ऊपर बल लगेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर को खींचेगा तो एक बल लगेगा ऊपर की ओर, F बराबर QE, और एक बल लगेगा W बराबर mg नीचे की ओर, क्योंकि दोनों बलों की दिशा विपरीत है। और ये कह रहा है कि संतुलन अवस्था में, इसका मतलब दोनों बल आपस में क्या है? एक दूसरे के बराबर। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अनुसार हम डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ डायग्राम होगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? प्लस से माइनस की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, E वेक्टर, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और कैसे की थी हमने डिस्कस के बारे में कि यहाँ एक परीक्षण धनावेश रखें, तो ये परीक्षण धनावेश प्लस से क्या जाएगा? दूर, और माइनस की ओर जाएगा, तो प्लस से माइनस की ओर क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संतुलन अवस्था के लिए क्या होगा? W बराबर F, सही है। W की वैल्यू है mg और इसकी वैल्यू है QE। यहाँ से हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। द्रव्यमान का जो मान होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? एकांक आयतन का द्रव्यमान जो होता है वो घनत्व कहलाता है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ से घनत्व रो बराबर होगा m/v, तो m की वैल्यू क्या आएगी? ρv। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें स्मॉल m की, तो ρ/v = QE। ठीक है। अब ये बात कन्फर्म है कि बूंद है, तो बूंद एक गोला है, और गोला होता है, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r3। तो हम यहाँ से ρ × 4/3 पाई r³ = QE,
और v बराबर क्या है 4/3 पाई r³ बूंद का आयतन। और ये 4/3 पाई r³ क्यों बना, क्योंकि बूंद एक गोले की भांति व्यवहार करती है। हमें r का मान निकालना है तो r³ को रख लेते हैं, तो QE बराबर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3QE बराबर बाकी सारी वैल्यू अपॉन में आ जाएगी 4 पाई रो। ये r³ की वैल्यू आ गई। अब हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास जो r का मान है वो क्या मिलेगा हमें, देखिए स्मॉल r बराबर 3QE अपॉन में 4 पाई रो और इसकी पावर 1/3, ये r की वैल्यू है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नॉर्मली जो क्वेश्चन आएगा या जो कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सीधा नोटिफिकेशन सिंबल की फॉर्म में इसका आंसर पूछा जाता है, तो ये आंसर है। अगर आप इसे हल करना चाहते हैं तो यहाँ Q का मान 12E, विद्युत क्षेत्र का मान ये रहा, पाई का मान 3.14 और रो का मान हमारे पास है। ये सारी वैल्यू पुट करें तो इसका आंसर भी आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो यही है कि संतुलन अवस्था के अंदर जो W बराबर mg/2 नीचे की ओर लग रहा है उसके अपोजिट भी एक बल लगना चाहिए। तो अपोजिट बल कौन सा लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण तो विद्युतीय बल लगेगा और वो होता है बराबर QE। बस ये देखना था कि इसको बनाएं किस प्रकार से। तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, तो नीचे नेगेटिव चार्ज होगा तभी इसको ऊपर की ओर क्या करेगा वो प्रतिकर्षित। तो इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इसको ऊपर की ओर खींचेगा तो आपस में क्या हो जाएंगे संतुलन अवस्था में। और इस वैल्यू से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा R बराबर 3 इंटू Q का मान कितना है 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू E की वैल्यू 2.25 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में 4 इंटू 3.14 और रो की वैल्यू है 1.26 इंटू 10⁻³ और इसकी पावर कितनी है 1/3 घनमूल है इसका। इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा लगभग 9.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये इसका आंसर है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमें सिंबल की फॉर्म में, नोटिफिकेशंस की फॉर्म में इसका आंसर फाइंड होना चाहिए। बाकी तो मैथमेटिकल वैल्यू है, कैलकुलेशन करनी है, तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अगर बाई चांस ना समझ आए तो आप दोबारा से अपने जो कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई आपकी जिज्ञासा है तो उसे पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं उसकी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। पहले स्टेटमेंट लिखने के बाद हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ आपके सामने की स्टेटमेंट। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है वाइट बोर्ड पर। किसी बिंदु पर 5 × 10⁻⁴ कूलम के आवेश पर इतने न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है वो वैल्यू लिख लेते हैं हम। गिवन है आपको Q का मान, Q है 5 × 10⁻⁴ कूलम और साथ ही साथ फोर्स गिवन है आपको 2.25 न्यूटन। तो हम जानते हैं जो विद्युतीय बल होता है विद्युत क्षेत्र के कारण किसी चार्ज पे जो लगता है वो क्या होता है F बराबर QE। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ E क्या आएगा F अपॉन में Q। F की वैल्यू 2.25 और जो आवेश है वो कितना है 5 × 10⁻⁴ कूलम। Q की वैल्यू है 5 × 10⁻⁴ कूलम। तो इसे हल करें तो यहाँ पे 100 5 से डिवाइड करें इसको तो क्या वैल्यू आएगी 45। तो 45 इंटू 10⁻⁴ में 10⁻² गया तो 10⁻² बचेगी माइनस की और ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी ये प्लस की न्यूटन प्रति कूलम। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो E बराबर 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। ये आंसर कैसे आया, इसको 10 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दें यदि हम
इस 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आंसर आएगा। 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3। तो ये आपका क्वेश्चन। तो विद्युत क्षेत्र से संबंधित हमने क्वेश्चन को आज हल किया है, उस पर चर्चा की है। अगले वीडियो में आप लोगों को विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ और एग्जाम्पल क्वेश्चंस की स्टेटमेंट आपको मैं लिखवा दूंगा और वो क्वेश्चंस आप लोगों को घर बैठ के स्वयं हल करने हैं। आज हमारा अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इन्हें विद्युत बल रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। सामान्यतः इन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है, लेकिन नॉर्मल आम भाषा में हम इन्हें विद्युत बल रेखाएं भी कह देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? जब हम किसी परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के मध्य रखते हैं तो परीक्षण धनावेश विद्युत क्षेत्र में जिस मार्ग पर गति करता है ना, वो मार्ग ही विद्युत बल रेखा कहलाती है या विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। परिभाषा लिख रहा हूँ इसको। किसी परीक्षण धन आवेश को किसी परीक्षण धन आवेश प्लस Q0 को विद्युत क्षेत्र के मध्य रखने पर, जरूरी नहीं है कि विद्युत क्षेत्र ही हो, कोई आवेश भी हो सकता है। किसी परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के मध्य रखने पर अथवा किसी विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो चार्ज होगा उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र ही कहलाता है। एक ही बात है। विद्युत क्षेत्र के मध्य रखने पर परीक्षण धन आवेश का मार्ग ही विद्युत बल रेखा कहलाता है। विद्युत बल रेखा कहलाता है। किसी भी परीक्षण धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के मध्य आप रखिए, तो जब वो गति करेगा तो उसे गति करने का जो मार्ग होगा, जो पथ होगा, वो पथ क्या कहलाएगा? विद्युत बल रेखा। और विद्युत क्षेत्र का मतलब कोई चार्ज है, चार्ज के चारों ओर का कोई ना कोई क्षेत्र होता है, वो कहलाता है उसका विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की और विद्युत बल रेखाओं की, विद्युत क्षेत्र की और विद्युत बल रेखाओं की, इनकी जो खोज है सबसे पहले फैराडे ने की थी। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने ही विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था और उन्होंने ही विद्युतीय बल रेखाओं के बारे में बताया था। अब विद्युत बल रेखाएं क्या है? विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण। विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण जिन रेखाओं की सहायता से किया फैराडे ने, उन रेखाओं को उसने विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहा। तो विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण करने के लिए फैराडे ने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची। ये रेखाएं है कैसी? काल्पनिक है। विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण करने के लिए फैराडे ने कुछ काल्पनिक बल रेखाएं खींची या कुछ काल्पनिक बल रेखाओं के द्वारा विद्युत क्षेत्र को दर्शाया। उन काल्पनिक रेखाओं को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया। तो हमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि विद्युत क्षेत्र का फैराडे ने ग्राफीय निरूपण करना था, उसको पेपर पे शो करना था कि विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से प्राप्त होगा, इसलिए हमें विद्युत बल रेखाओं की आवश्यकता महसूस हुई। अब इसके एग्जाम्पल, सबसे पहला धनावेश के लिए बल रेखाएं। नंबर 1, धनावेश के लिए बल रेखाएं। क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सीधा पूछ लिया जाता है। एकल धनावेश के लिए बल रेखाओं का निरूपण कीजिए। एकल धनावेश के लिए है, एकल धनावेश के लिए बल रेखाएं। तो बनाते हैं एकल धनावेश के लिए बल रेखाएं। फॉर एग्जांपल ये प्लस क्यू चार्ज है, एकल धनावेश है। अब इसके लिए बल रेखाएं खींचनी है तो आपके इसके चारों ओर क्या रखना हो, इसके विद्युत क्षेत्र में क्या रखना होगा आपको? परीक्षण धनावेश।
तो परीक्षण धनावेश यदि हम रख दें, जैसे इसके चारों ओर हम परीक्षण धनावेश रख दें, एक बार समझा रहा हूँ आपको वैसे नॉर्मली। तो ये परीक्षण धनावेश रखने के बाद ये प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, क्योंकि ये सारे धनावेश है और ये खुद भी धनावेश है, तो धनावेश और धनावेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। तो ये इससे दूर जाएंगे, तो दूर जाएंगे तो ये इससे दूर जाएगा तो ये इसका मार्ग होगा, जब ये दूर जाएगा तो ये इसका मार्ग है, ये दूर जाएगा तो ये इसका मार्ग होगा। तो कुल मिला के जब ये परीक्षण धनावेश इसके पास रखेंगे तो ये गति करेगा, तो इसके गति करने का जो मार्ग है वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये जो परीक्षण धनावेश के गति करने का जो मार्ग है ये मार्ग क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा। तो ये एकल धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाओं का क्या है, ग्राफीय निरूपण, पहला। दूसरा, एकल ऋणावेश के लिए बल रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं भी नॉर्मली कह देते हैं, विद्युत शब्द ना लगाएं तो भी उसका एक ही मतलब है। एकल ऋणावेश के लिए बल रेखाएं, इसको मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये एकल ऋणावेश है, अब इसके चारों ओर अगर आप धनावेश रखें, परीक्षण धनावेश, तो क्या होगा, कहाँ गति करेगा ये, तो ये परीक्षण धनावेश जो धनावेश के रूप में है, ये इस माइनस क्यू चार्ज से इसकी ओर क्या होगा, आकर्षित, तो ये यूं पास आएगा इसके, तो इसके गति करने का मार्ग इसके अंदर की ओर होगा, तो अंदर की ओर होगा तो बल रेखाएं कैसे प्राप्त होगी। वैसे ये टॉपिक हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र के, जब हमने विद्युत क्षेत्र की व्याख्या की थी तब हम वहाँ इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं पूर्व में। तो ये एकल ऋणावेश के लिए क्या है, बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं का ग्राफीय निरूपण एकल ऋणावेश के लिए। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि धनावेश के लिए बल रेखाएं कैसी होती है, बाहर की ओर। धनावेश के लिए बल रेखाएं कैसी होती है, बाहर की ओर फैलती हैं। धनावेश के लिए बल रेखाएं कहाँ जा रही है, अनंत की ओर, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रही है और अनंत की ओर जा रही है। ऋणावेश के लिए बल रेखाएं अंदर की ओर आती है। ऋणावेश के लिए बल रेखाएं एक बिंदु पर सीमित होती है, ये फैल रही हैं और ये सीमित हो रही है। ऋणावेश के लिए बल रेखाएं अनंत से आती है, धनावेश के लिए बल रेखाएं अनंत की ओर जा रही है, ऋणावेश के लिए बल रेखाएं अनंत से आती है। धनावेश के लिए बल रेखाएं अपसारी है, अपसारी का मतलब फैलती है, ये अपसारी है। और ऋणावेश के लिए बल रेखाएं कैसी है, अभिसारी, अभिसारी का मतलब एक ही बिंदु पर एकत्रित होती है। तो ये धनावेश और ऋणावेश के लिए क्या है, बल रेखाएं। अब हम अध्ययन करते हैं आवेश युग्म के लिए बल रेखाओं का मान। आवेश युग्म, तीसरा जो पॉइंट है वो है आवेश युग्म के लिए बल रेखाएं। आवेश युग्म में जो पहला पार्ट है वो है समान परिमाण व समान प्रकृति, समान परिमाण व समान प्रकृति के आवेशों के लिए। और जो दूसरा पार्ट है वो है समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों के लिए। तो सबसे पहले समान परिमाण और समान प्रकृति के चार्ज। मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है कोई और ये भी प्लस क्यू है, तो परिमाण समान है, प्रकृति भी दोनों की समान है। तो यही तो जानते हैं कि धनावेश के लिए बल रेखाएं कैसे होती है, बाहर की ओर, तो ये बाहर की ओर होगी बल रेखा। यहाँ परीक्षण धनावेश रखें, जब यहाँ परीक्षण धनावेश रखें तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ रखेंगे तब ये भी प्रतिकर्षित करेगा। तो दोनों के जो बल रेखाओं का पथ होगा वो यूँ होगा, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि दोनों धनावेश हैं। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करेंगे, तो बल रेखाएं कुछ यूँ
कुछ इस कंडीशन में बल रेखाएं प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से परीक्षण धनावेश जब इसकी ओर जाएगा तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, और जब यहाँ से इसकी ओर जाएगा तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये आपस में क्या करेंगे? धक्का देंगे। तो बल रेखाएं आपस में आके यूँ मुड़ जाएंगी, या तो प्रतिकर्षण के कारण या नीचे की ओर। तो कुछ इस प्रकार से बल रेखाएं आपको प्राप्त होगी। तो ये आवेश युग्म के लिए है, और उस आवेश युग्म में पहला पार्ट हमारे पास क्या है? समान परिमाण होना चाहिए, और प्रकृति भी कैसे होनी चाहिए? समान। तो हमने दो धनावेश ले लिए, एक समान परिमाण के, और दोनों की प्रकृति धनावेश है, परिमाण भी दोनों का क्या है? समान। तो कुछ बल रेखाएं यूं इस तरीके से हमें प्राप्त होंगी। लेकिन धनावेश के लिए बल रेखाओं की दिशा कैसे होगी? बाहर की ओर, क्योंकि धनावेश के लिए बल रेखाएं सदैव बाहर की ओर ही होती है। इनके मध्य एक ऐसा पॉइंट होगा, P मान लेते हैं इसे। इस P पॉइंट पे कोई भी बल रेखा प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज दोनों समान परिमाण के होने के कारण इस बिंदु पर जो भी धनावेश होगा उसे प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये कभी भी यहाँ पर नहीं रह पाएगा, और उसके कारण यहाँ से दूर चला जाएगा। तो एक ऐसा बिंदु आवेश युग्म के लिए बल रेखाएं खींचते समय, एक ऐसा बिंदु जहाँ किसी भी प्रकार की कोई बल रेखा नहीं प्राप्त होती, वहाँ विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0। तो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र कितना है? यहाँ पर 0 है। और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है उसे बोलते हैं उदासीन बिंदु। क्या कहते हैं उसे? उदासीन बिंदु। उदासीन का मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। तो समान परिमाण व समान प्रकृति के आवेशों के लिए बल रेखाएं खींचते समय उनके मध्य एक ऐसा बिंदु जहां किसी भी प्रकार की कोई बल रेखा प्राप्त नहीं होती, जहां विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, वह उदासीन बिंदु कहलाता है। तो ये आपके लिए पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है आवेश युग्म का समान परिमाण होना चाहिए, लेकिन प्रकृति कैसी हो? विपरीत। इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो आप इसके पास परीक्षण धनावेश रख के देखिए। परीक्षण धनावेश यदि हम रखते हैं +Q0, तो +Q0 प्लस से तो क्या होगा? प्रतिकर्षित, दूर जाएगा, और माइनस से क्या होगा? आकर्षित, यानी माइनस की ओर जाएगा। इसका मतलब बल रेखाएं कुछ इस तरह से होंगी, इस तरह से। क्योंकि परीक्षण धनावेश जब आप इसके पास रखोगे तो प्लस तो प्रतिकर्षित करके दूर फेंकेगा इसको, और माइनस चार्ज को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित। तो प्लस से माइनस की ओर कुछ बल रेखाएं इस प्रकार से प्राप्त होंगी। तो ये आवेश युग्म का दूसरा पार्ट है, जिसमें आवेशों का परिमाण तो क्या है? समान, लेकिन प्रकृति क्या है? विपरीत। तो इसके लिए बल रेखाओं का जो ग्राफीय निरूपण है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो कुछ इस प्रकार से होगा। क्योंकि पॉजिटिव से बल रेखाएं बाहर निकलती है, हमने देख लिया ये, क्योंकि पॉजिटिव से परीक्षण धनावेश क्या होता है? प्रतिकर्षित। और नेगेटिव बल रेखाएं अंदर की ओर होती है, क्योंकि ऋणात्मक चार्ज परीक्षण धनावेश को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। तो ये समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के लिए बल रेखाएं। तो ये हमने बल रेखाओं को खींचना देख लिया। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि किसी आवेश युग्म के लिए या एकल आवेश के लिए, या जो भी इसकी कंडीशन है, जो केसेस हैं, उसके अनुसार वो कहता है कि इसके लिए बल रेखाओं का ग्राफीय निरूपण कीजिए। तो ये ग्राफीय निरूपण आपको समझा दिया। अब इसकी है प्रॉपर्टीज़ कि विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है। तो मैं प्रॉपर्टी को शॉर्ट में रिटर्न कर देता हूँ। मैं बोलूँगा 2 बार स्टेटमेंट को, कुछ लिख भी दूंगा साथ में व्हाइट बोर्ड पे। कंप्लीटली नहीं लिखी जाएगी स्टेटमेंट, क्योंकि काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट्स हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके, स्टॉप करके स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं के गुण। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी, विद्युत बल रेखाएं धनावेश के लिए बाहर की ओर, धनावेश के लिए बाहर की ओर, अर्थात
अनंत की ओर फैलती हुई, अनंत की ओर फैलती हुई यानी अपसारी प्रकृति, अनंत की ओर फैलती हुई होती है। ये पहली प्रॉपर्टी देखा था हम धनावेश के लिए। अभी दूसरी प्रॉपर्टी, विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश के लिए अंदर की ओर अर्थात अनंत से आती हुई, अनंत से आती हुई, और जो अनंत से आएगी वो क्या होगी, एक बिंदु पे इकट्ठी होगी यानी अभिसारी प्रकृति। अनंत से आती हुई प्रतीत होती है। धनावेश के लिए क्या होती है, अनंत की ओर फैलती हुई प्रतीत होती है, अनंत की ओर फैलती हुई प्रतीत होती है। ये दो प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, आवेश युग्म के लिए, आवेश युग्म या सिंपल साधारण शब्दों में कहें तो बल रेखाएं धनावेश, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर, अभी हम देखा था आवेश युग्म के लिए धनावेश से प्रारंभ हो रही थी और ऋणावेश पे जाके क्या हो रही थी, समाप्त हो रही थी। प्रारंभ होकर ऋणावेश की सतह पर समाप्त हो जाती हैं, अर्थात इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्रों, ओपन कर्व, खुले वक्रों का, वक्र का, खुले वक्रों का निर्माण करती है, खुले वक्रों का निर्माण करती है। इसका क्या मतलब है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, अगर ये बल रेखा यहाँ से चलकर और वापस यहाँ आ जाती, जिस बिंदु से चली वहाँ पे आ गई, यहाँ से चलती और वापस यहाँ आ जाती, इसका मतलब ये बंद वक्र है। ऐसा नहीं हो सकता, मान लीजिए ऐसा होता तो बल रेखा की दिशा ऐसे होती, प्लस से माइनस और फिर माइनस से प्लस, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि बल रेखा जो होती है, परीक्षण धनावेश जो होता है वो प्लस से प्रतिकर्षित होकर दूर जाता है, ऋणावेश की ओर जाता है। अगर ये बल रेखा यहाँ से वापस आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि परीक्षण धनावेश माइनस से दूर जा रहा है और प्लस की ओर जा रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि परीक्षण धनावेश और ये दोनों धनावेश होने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। इसका मतलब धनावेश से चलती है, धनावेश से चलती है और ऋणावेश पे क्या होती है, समाप्त। धनावेश चलती है, ऋणावेश पे क्या होती है, समाप्त। बस यहीं तक, इसके बाद पूरा चक्कर नहीं बन सकता क्योंकि ऐसा हुआ, इसका मतलब तो ये हो गया कि परीक्षण धनावेश माइनस से दूर जा रहा है और प्लस की ओर जा रहा है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लस और माइनस में तो क्या होगा, आकर्षण, तो इससे दूर जा नहीं सकता ये। प्लस और प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तब इसकी ओर नहीं आ सकता ये। तो मतलब बल रेखा सिर्फ इतनी ही बनती है, उसके बाद फिर वापस प्लस से चलेगी और माइनस में आके समाप्त हो जाएगी। तो हमेशा ओपन कर्व बनेगा। देखिए यहाँ से चला यहाँ तक तो खुला कर्व है, ये ओपन कर्व है, बंद वक्र का निर्माण नहीं होता कभी भी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव विद्युत क्षेत्र में खुले वक्रों का निर्माण करती है, ओपन कर्व्स का निर्माण करती है, बंद वक्रों का निर्माण नहीं होता। आगे देखिए, आगे क्या प्रॉपर्टी है इसकी, विद्युत बल रेखाएं कभी भी, इससे पहले एक दूसरी प्रॉपर्टी है, विद्युत बल रेखाओं के
किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। ये प्रॉपर्टी भी अच्छी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसे हम देखते हैं कि इसके कैसे समझा सकते हैं इसे। फॉर एग्जांपल ये विद्युत बल रेखा है, इसके यदि इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचे पॉइंट P पर, तो ये पॉइंट P पे खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को शो करती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। तात्पर्य, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। कैसे नहीं काट सकती, उसका कारण है। तो कारण देखिए क्या है इसका। फॉर एग्जाम्पल ये पहली बल रेखा है और ये दूसरी बल रेखा है, और मैंने मान लिया कि इन दोनों ने इसको P बिंदु पे काट दिया। अब काटेगा तो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वहाँ पर क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। यदि पहली बल रेखा के लिए पॉइंट P पे मैं बल रेखा की स्पर्श रेखा खींचूँ तो ये पहला विद्युत क्षेत्र होगा E1, और इसी बिंदु P पर मैं दूसरी बल रेखा के लिए स्पर्श रेखा खींचूँ तो दूसरी बल रेखा के लिए विद्युत क्षेत्र होगा E2। तो जो रेड लाइन से विद्युत क्षेत्र है वो E1 पहली बल रेखा के लिए E1, और जो ब्लू लाइन से विद्युत क्षेत्र है वो दूसरी रेखा के लिए है, दूसरी बल रेखा के लिए है। अब एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, मान लेते हैं दो बल रेखाएं फर्स्ट व सेकंड एक दूसरे को किसी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। अतः बिंदु P पर प्रथम बल रेखा के लिए खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र E1 को और द्वितीय बल रेखा के लिए खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र E2 को प्रदर्शित करेगी। परंतु हम जानते हैं कि एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र संभव नहीं है, एक ही विद्युत क्षेत्र हो सकता है। अतः दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती। फॉर एग्जांपल ये विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में हम जानते हैं यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस चार्ज होगा, तो विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है, ये हमने पढ़ रखा है पहले। तो ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत ये आपका क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल लंबवत हो गया। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, ये क्षेत्रफल है, ये विद्युत क्षेत्र है, लंबवत कैसे निकलनी है, लंबवत। तो ये विद्युत क्षेत्र आपका प्लस से माइनस की ओर, ये क्षेत्रफल है और ये इसके लंबवत है।
तो इस क्षेत्रफल से लंबवत जो ये बल रेखाएं निकल रही है, ये बल रेखाओं की संख्या किसके समानुपाती होगी? विद्युत क्षेत्र के परिमाण के। जितनी ज़्यादा बल रेखाएं निकलेगी उतना विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, जितनी बल रेखाएं कम होगी उतना विद्युत क्षेत्र कम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका विद्युत क्षेत्र है जैसे, या विद्युत बल रेखाएं कह सकते हैं, और ये इसके लंबवत क्षेत्रफल है। ये इसके लंबवत क्या है? क्षेत्रफल। बल रेखाएं ऐसे निकल रही है, क्षेत्रफल ऐसे है यूँ। तो इसके लंबवत ये जो बल रेखाओं की संख्या निकल रही है, ये संख्या क्या कहलाएगी? ये विद्युत क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होती है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य है क्योंकि इसके क्षेत्रफल से कोई बल रेखा नहीं निकल रही। यहाँ कुछ बल रेखा निकल रही है, यहाँ कुछ बल रेखाएं निकल रही है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र यहाँ है, यहाँ शून्य है, यहाँ कुछ अल्प है, यहाँ उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होती है। और सातवीं प्रॉपर्टी इससे मिलती जुलती बन जाएगी, जहाँ बल रेखाओं की संख्या अधिक है या अधिक होती है, जैसे यहाँ अधिक है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ अल्प है। जहाँ विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र अधिक तथा अल्प बल रेखाओं के लिए विद्युत क्षेत्र अल्प होता है। तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा कहाँ होगा? जहाँ बल रेखाएं ज़्यादा होंगी। और विद्युत क्षेत्र अल्प कहाँ होगा? कम कहाँ होगा? जहाँ विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी। तो ये 7 प्रॉपर्टी होगी इसकी। कुछ और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है इसकी। विद्युत बल रेखाएं सदैव आवेश की सतह से 90 डिग्री का कोण यानी लंबवत या समकोण। विद्युत बल रेखाएं सदैव आवेश की सतह से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई प्रारंभ या अंत होती है। विद्युत बल रेखाएं सदैव आवेश की सतह से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई प्रारंभ या अंत होती है। या यूँ कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं आवेश की सतह से हमेशा लंबवत होती है या वो समकोण बनाती है। कैसे? मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और ये बल रेखा निकल रही है, तो आवेश जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, या जो आवेश है, वो बिंदुवत आकृति का है, मतलब गोलाकार आकृति का है। तो हम यहाँ पे क्या खींचे? एक स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श रेखा और ये बल रेखा आपस में कितना कोण बना रही है? हमेशा 90 डिग्री का। जैसे ये माइनस चार्ज है, इसके लिए बल रेखा अंदर की ओर आती है, तो इसकी सतह गोलाकार है, तो सतह पे हम क्या खींच सकते हैं? एक स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा हमेशा इससे कितना कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। तो ये बल रेखा जब यहाँ से अंत होगी, ऋणावेश के लिए अंत होती है, धनावेश के लिए क्या होती है? प्रारंभ। तो जब आवेश की सतह से प्रारंभ या अंत होगी बल रेखा, तो ये हमेशा कितना कोण बनाएगी? यहाँ पर 90 डिग्री का। तो ये विद्युत बल रेखाएं सदैव आवेश की सतह से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई प्रारंभ या अंत होती है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत बल रेखाएं सदैव अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में, विद्युत बल रेखाएं सदैव अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करती हैं। एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करती है, अर्थात
समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। कैसे? जैसे कि धनावेश है, इस धनावेश के लिए हमने बल रेखाएं बनाई थी, तो बल रेखाएं कुछ इस तरह से थी, तो देखिए ध्यान से, ये धनावेश के लिए बल रेखाएं हैं और आपस में एक दूसरे से दूर दूर हैं। क्यों दूर दूर है? क्योंकि समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। कैसे होता है? देखिए, ये बल रेखा और ये इसकी लंबाई, ये बल रेखा और ये इसकी लेंथ है। ये अपनी लंबाई के लंबवत, ये लंबाई के लंबवत, ये रेखा जो कैसी है? वो लंबवत रेखा है। कैसी लंबवत है? लंबाई के। तो ये दोनों बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से क्या करती है? दूर रहने का प्रयास कर रही है। जैसे ये बल रेखा है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, लेकिन ये लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करती हैं। इसका मतलब समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्यों? क्योंकि ये बल रेखा, ये बल रेखा, ये सारी बल रेखाएं किसके लिए है? धनावेश के लिए। और धनावेश के लिए बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से क्या करती है? दूर रहने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब समान आवेशों में, यानी समान ही तो है, प्लस क्यू प्लस क्यू, समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। इसलिए बल रेखाएं आपस में दूर रहने का प्रयास करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, विद्युत बल रेखाएं तनी हुई लचकदार डोरी की भांति व्यवहार करती है। अर्थात विपरीत आवेशों में आकर्षण बल पाया जाता है। ये कैसे? फॉर एग्जांपल, ये हमने अभी धनावेश और ऋणावेश के युग्म के लिए बल रेखाएं ड्रॉ की थी। कुछ इस प्रकार से थी वो बल रेखाएं। देखिए, यदि हम इस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को हम थोड़ा सा दूर ले जाके छोड़ें, लेकिन हमें पता है कि प्लस और माइनस में क्या होता है? आकर्षण। तो जैसे दूर लेके छोड़ेंगे वैसे ही पास आ जाएंगे। जब दूर लेके जाएंगे तो ये बल रेखाएं क्या हो जाएंगी? पास। और जैसे ही इनको दूर लेके छोड़ देंगे, ये पास आएंगे, तो ये बल रेखाएं फैल जाएंगी ऐसे। इसका मतलब बल रेखा, जब इन आवेशों को दूर लेके जाते हैं तब बल रेखाएं पास आ जाती है, जब ये छोड़ने के बाद पास आते हैं तो बल रेखाएं दूर हो जाती है। तो ये किस तरह से व्यवहार कर रही है? तनी हुई, तनाव है इनमें, लचकदार, लचक क्यों है कि ऊपर नीचे फैल रही है, तो दूर ले जाने पे पास जाएंगे आपस में, और जब पास आएंगे तो ये फैल जाएंगी। तो तनी हुई लचकदार डोरी की भांति व्यवहार करती है। और जब ऐसी घटना होती है, इसका मतलब वो चार्ज कैसे हैं? अपोजिट, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज़ है। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो विद्युत बल रेखाओं की आपको करवा दी गई है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉपर्टी शेष रह जाती है तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। तो आप सभी इस विद्युत बल रेखा के टॉपिक को स्टडी कीजिए। विद्युत बल रेखाओं को ग्राफ या निरूपित जो कॉपी है आपकी नोटबुक है, उस पर उस विद्युत बल रेखाओं का ग्राफ या निरूपण कीजिए, और इन विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज़ को क्रैमिंग ना करें, रट्टा ना मारें इसका। विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी को जब ग्राफ या निरूपण करोगे तो ग्राफ या निरूपण के आधार पर आपको समझ आएगी कि विद्युत बल रेखाएं आवेश की सतह से 90 डिग्री कोण बनाती हुई प्रारंभ या अंत होती है, तनी हुई लचकदार डोरी की भांति व्यवहार करती है। इसका मतलब विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करती है। इसका मतलब ये बल रेखा, ये बल रेखा, ये इसकी लेंथ है, ये आपस में दूर रहने का प्रयास करिए, तो ये लंबाई के लंबवत दूर रहने का प्रयास करिए। इसका मतलब समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो धनावेश के लिए बल रेखाएं कैसी होती है? बाहर की ओर। ऋणावेश के लिए बल रेखाएं कैसी हो? अंदर की ओर। धनावेश के लिए बल रेखाएं बाहर की ओर फैलती है, अनंत की ओर जाती है, अपसारी है। ऋणावेश के लिए बल रेखाएं अनंत से एक बिंदु पर आती है, मतलब अभिसारी है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप क्रैमिंग ना करें, रट्टा ना मारें। आप इसे अगर डायग्राम से पढ़कर, डायग्राम को बनाकर समझेंगे तो जल्दी समझ आएगा।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ आ गया होगा आप लोगों को। फिर भी अगर कोई आपकी जिज्ञासा रहती है, कोई संकोच आपको रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के जो प्रॉपर्टीज़ रह जाती है या जो आपके कमेंट्स के जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दे देंगे। सभी का धन्यवाद आपका।